SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एस-टेट पर। अभी एस-टेट का नया विज्ञापन आपका आया है और इस नए विज्ञापन में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, कौन कौन लोग इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए, क्या क्या चीज़ जो है आपके पास होना चाहिए। और वो चीज़ अगर जो आपके पास नहीं रहते हैं या फॉर्म भरने में किसी स्टेप को आप छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पहले से ही कुछ चीज़ें रखनी हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड होने हैं वो आपके द्वारा स्वप्रमाणित रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पे टोटल चर्चा होगी। आपको कौन सा कैसे स्टेप करना है, फॉर्म भरते समय क्या आपके जो है डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे या नहीं होंगे, अर्हता क्या होगी आपकी, एस-टेट क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इन सब सारे बिंदुओं पर हम एक चर्चा करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे। और टोटल आपने देखा होगा, अगर जो इस पूरे विज्ञापन में 30 बिंदु हैं, 30 पॉइंट दिए गए हैं और उन 30 पॉइंटों से आपको रूबरू होने की ज़रूरत है। अगर जो आप इसमें गलती नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो, इन फ्यूचर आपको फॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए मैं इन 30 बिंदुओं पर पूरे विज्ञापन के विधिवत हर एक छोटे से बड़े हर एक पॉइंट पर मैं आपको इजी लैंग्वेज में, सामान्य शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये एस-टेट है क्या। अब एस-टेट ये, इसको समझने के लिए पहले हम लोग सी-टी-ई-टी समझते हैं। सी-टेट, तो सी-टेट आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है, सी-टेट में दो टाइप का पेपर होता है। एक होता है आपका पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है आपका पेपर सेकंड। पेपर जो फर्स्ट होता है ये होता है 1 से 5 क्लास का। अगर जो आपको अध्यापक बनना है, मास्टर बनना है, तो आपको सी-टी-ई-टी में फर्स्ट पेपर निकालने की ज़रूरत होती है। तब उसके बाद फिर जैसे केंद्र में हुआ, राज्य में हुआ, टीचर की वैकेंसी निकलती है, तब उस वैकेंसी में डालने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो कहने का मतलब ये पहली सीढ़ी हो गई और जो जॉब आप प्राइमरी में पाते हैं वो दूसरी सीढ़ी हो गई। सेम वही चीज़ यहाँ है। अगर जो आपको 6 से 8 का अध्यापक बनना है केंद्रीय विद्यालय में या और कहीं भी या किसी भी जगह, तो आपको ये वाला निकालना ज़रूरी होगा, सी-टेट, जिसको जो है जूनियर वाला सामान्य शब्दों में बोलते हैं, इसको वैसे सेकंड पेपर बोलते हैं। तो पहले आप सेकंड वाला सी-टेट निकालते हैं। उसके बाद अगर जो 6 से 8 जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक की भर्ती निकलती है, तब उसमें जो है अगर जो आप सी-टेट निकाले रहते हैं तो आप उसमें फॉर्म डालते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो है सी-टी-ई-टी का पूरा संगठन। अब सी-टी-ई-टी को मैं क्यों बता रहा हूँ वो चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। देखिए, जैसे सी-टी-ई-टी होता है, ऐसे आपने यूपी-टी-ई-टी का नाम सुना होगा, एस-टेट का नाम सुना होगा, हरियाणा टेट। उसके बाद आपने ऐसे यहाँ पे होता है बिहार में बिहार टेट, बी-टेट। ठीक, तो बी-टेट में भी ऐसे दो भाग हैं। तो अगर जो आपको बिहार में 1 से 5 का प्राइमरी का अध्यापक बनना है तो चाहे आप बी-टेट निकाल लीजिए, या अगर जो आप सी-टेट निकाले हैं तो सी-टेट में आप अगर जो सी-टेट में 1 से 5 वाला निकाले हैं, या बिहार टेट में आप 1 से 5 वाला निकाले हैं, तो आप बिहार में 1 से 5 के अध्यापक बन सकते हैं। अगर जो आपने सी-टेट 6 से 8 वाला निकाला है या बी-टेट 6 से 8 वाला निकाला है, दोनों में से कोई भी, तो आप बिहार में 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हैं। अब 6 से 8 के बाद टीचरों का एक दूसरा स्लैब आपका शुरू होता है। वो स्लैब होता है आपका 9, 10, 11, 12। ठीक, सामान्य शब्दों में इसको हम लोग टीजीटी के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग पीजीटी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो बिहार बोर्ड ने क्या किया है कि इसके लिए भी इसने 2 परीक्षा रख दी। और 2 परीक्षा और इन परीक्षा, जो पहली वाली परीक्षा हुई, जैसे आपको 9-10 का अध्यापक बनना है, तो 9-10 का अध्यापक बनने के लिए 2 चरण हैं। पहला चरण तो होगा, पहला चरण एक एग्ज़ाम, नॉर्मल सा एग्ज़ाम होगा और वो भी आपका जो है सब्जेक्टिव ही होगा। फिर दूसरे चरण में जब आप परीक्षा देंगे, दूसरी परीक्षा देंगे, सेकंड एग्ज़ाम देंगे, फिर से उसका फॉर्म निकलेगा, फिर से वैकेंसी निकलेगी। तो उसमें अभी फ़िलहाल जो ये पहला वाला एग्ज़ाम होता है वो वैकेंसी वाला नहीं होता है। ये कोई भी वैकेंसी को ध्यान में रख के ये नहीं निकाला गया है। ये एक आपको, एक कहने का मतलब अर्हता दी जा रही है। तो अगर जो आपको 9 से 10 का अध्यापक बनना है तो सबसे पहले आपको
बिहार में अध्यापक बनने के लिए एस टेट निकालना पड़ेगा। एस टेट में फर्स्ट पेपर, एस टेट में सेकंड पेपर। तो जो एस टेट का फर्स्ट पेपर है वो आपको 9 से 10 का अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल बनाता है। उसके बाद जब वैकेंसी निकलेगी तब आप इसी प्रमाण पत्र को वहाँ मांगा जाएगा, आप वहाँ लगाएंगे, ऑनलाइन फीडिंग होगी, तब उसके बाद आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। फिर आप अध्यापक बनने के लिए एग्ज़ाम देंगे, उसके कटाप वटाप जो भी आएगी उसके अकॉर्डिंग टू तब आप अध्यापक बनेंगे। तो बिहार में 9 से 10 का अगर जो आपको अध्यापक बनना है तो आपको एस टेट निकालना पड़ेगा। बिहार में अगर जो आपको 11-12 का अध्यापक बनना है तो एस टेट का जो सेकंड पेपर होता है वो आपको जो है उसको निकालना पड़ेगा। तो अब इस पूरे विज्ञापन में सारी चीज़ों को 30 बिंदुओं में बांटा गया है। अब चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब विज्ञापन पर जब मैं सबसे पहले नज़र डालता हूं तो मुझे ये मिलता है कि जो विज्ञापन में एस्टेट है, ये एस्टेट में जो पेपर फर्स्ट जिसको बोलते हैं, तो पेपर फर्स्ट आपको कौन सा अध्यापक बनाएगा? तो ये बनाएगा 9 से 10 का अध्यापक आपको बनाएगा। जो इसका पेपर सेकंड है ये आपको किस टाइप का अध्यापक बनाएगा? ये आपको बनाएगा 11-12 का अध्यापक बनाएगा। ठीक। अगर दूसरी चीज़, अब इसकी संरचना कैसी है? संरचना कहने का मतलब जैसे कैसे पूरी परीक्षा का आपका जो है संरचना है। तो परीक्षा की संरचना ये है कि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इसके बाद आपको टीचर बनने के लिए एक दूसरी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो पात्रता परीक्षा है और ये बहुविकल्पीय होगी। कहने का मतलब जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनमें से जो एक ऑप्शन सही रहे, 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से जो एक ऑप्शन आपका सही रहेगा उसको आप टिक करेंगे। दूसरा है कि एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। टोटल आपके 150 क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 1 अंक का आपका होगा। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब बिंदु नंबर 2 पर, बिंदु नंबर 1 की चर्चा हो चुकी है, बिंदु नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। बिंदु नंबर 2 में चर्चा क्या है? ये आपको जो है पेपर सेकंड कहने का मतलब उच्च माध्यमिक। तो अगर जो आपको उच्च माध्यमिक का अध्यापक बनना है तो उसकी जो शैक्षणिक अर्हता है वो आपको नीचे दी गई है। उच्च माध्यमिक और या आपका जो है कहने का मतलब जैसे ये पेपर फर्स्ट माध्यमिक, ये पेपर फर्स्ट माध्यमिक कहने का मतलब 9 से आपका 10 तक। ये उच्च माध्यमिक कहने का मतलब 11-12। ठीक। तो पहला आपका जो ये है पेपर फर्स्ट, ये आपको अगर जो 9-10 का अध्यापक बनना है उसमें जो आपका कितने विषय हैं और उन पे क्या क्या करना है तो वो उसका जो है लिस्ट आपको नीचे दी गई है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो आपका कहने का मतलब पेपर फर्स्ट है माध्यमिक वाला, मतलब कहने का मतलब 9 से 10 अध्यापक वाला, तो इसमें आप देख रहे हैं इतने विषय हैं। जैसे आप हिंदी के अध्यापक बन सकते हैं, आप उर्दू के बन सकते हैं, आप बांग्ला के बन सकते हैं, मैथिली के बन सकते हैं, संस्कृत के, अरबी के, फारसी के, भोजपुरी के, अंग्रेजी के, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के। फिर उसके बाद देख रहे हैं आप शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा के बाद आपने देखा, ये देखिए संगीत है, फिर आपका ललित कला विषय है आपका, फिर नृत्य विषय है। समझ रहे हैं? ये इतने टाइप के आप जो है बन सकते हैं। उसके बाद एक देख रहे हैं विशेष विद्यालय। जो विशेष विद्यालय कहने का मतलब जैसे PH BH जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए होता है। तो इसमें इतने टाइप का आपको जो है कहने का मतलब क्राइटेरिया दिया गया है किसमें, अगर जो आप 9 से 10 का अध्यापक बनना चाहते हैं। अब चलिए सबकी जो है सबकी शैक्षणिक अर्हता पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या परसेंटेज है या परसेंटेज। तो इसमें सबसे पहले आपने देखा कि जो आपका है सबसे पहले आपका जो कहने का मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक, जिसको आप स्नातक बोल रहे हैं या स्नातकोत्तर। यहाँ जो है स्नातक या स्नातकोत्तर, इसमें आपका 50% होना चाहिए, 50% अंक आपका होना चाहिए और उसके साथ आपका BEd होना चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरी चीज़, अब जैसे कुछ पुराना जैसे 2002 के पहले, 2002 वाले, इसके पहले क्या होता था कि जैसे 45% अंक जिनका होता था उनको भी BEd करवा दिया जाता था। तो अब उनके लिए क्या है, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनको भी अवसर दिया है। जिन्होंने 45% अंकों के साथ आप अपना BEd किया है, कब वाले, ये जब नियम लगा था 13/11/2002, इसके पहले वाले, इन्होंने कहने का मतलब इस जो है अधिसूचना जो एक बनी थी, इस अधिसूचना के तहत
जिन्होंने बीएड किया था 45% अंक के साथ, 45% अंक उनका ग्रेजुएशन में था, उसके बाद उन्होंने बीएड किया था, उनको भी इसमें जो है अहर माना गया है, उनको भी इसमें पात्र माना गया है। तो ये तो हो गई आपके जो है 9 से 10 वाले अध्यापक की अहर्ता। अब ये सामान्य सी अहर्ता हो गई। अब चलिए हम लोग विषयवार अहर्ता पर चर्चा करते हैं कि अगर जो हमको विज्ञान का अध्यापक बनना है या सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना है या भाषा का अध्यापक बनना है तो हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब बिंदुवार देखा जाए तो हमने 2 बिंदु तक चर्चा कर ली है, ये दूसरे बिंदु के अंतर्गत ये सब सारी चर्चा हुई है। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो अभ्यर्थी हैं, स्नातक में जो उनका पठित विषय है उस विषय के अनुसार, किसी एक विषय के अनुसार अपने सब्जेक्ट का वो चयन कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका इंग्लिश विषय है तो आप इंग्लिश के अध्यापक बन सकते हैं। ग्रेजुएशन में मान लीजिए आपका मैथ है तो आप मैथ के अध्यापक बन सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आप अध्यापक बन सकते हैं। इसमें ये फैसिलिटी नहीं दी गई है कि आपका ग्रेजुएशन हो आप जो है किसी भी विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन में जो विषय है उसी विषय के अकॉर्डिंग टू आपको जो है अध्यापक बनना है, और उन विषय में भी कम्बिनेशन है। अब जैसे सबसे पहले मैं गणित के अध्यापक बनने पर चर्चा करता हूँ। अब इसमें आप देखें कि जैसे गणित का अध्यापक आपको बनना है तो कौन कौन लोग गणित के अध्यापक बन सकते हैं। अब जैसे स्नातक स्तर पर आपका जो है गणित होना चाहिए। गणित के साथ, अब जैसे गणित से ही आपका स्नातक तो होगा नहीं, उसमें आपके 3 विषय लिए जाते हैं। तो 3 विषय उसमें आपको ये कम्बिनेशन दिया गया है कि गणित के साथ आपका क्या हो सकता है, जैसे भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या आपका रसायन विज्ञान या आपके सांख्यिकी की कोई विषय, समझ रहे हैं, कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हों, अथवा इनके अलावा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो, समझ रहे हैं, ये हो, या तो आप जो है कहने का मतलब बीटेक हो। बीटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बीटेक में वो पैटर्न है जिसमें गणित की जो है अधिकता हो। अब इस क्रम में आपको एक चीज़ और बताई जाती है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस मतलब बीसीए की योग्यता को भी सम्मिलित माना जाएगा। कहने का मतलब जिन्होंने बीसीए किया है तो बीसीए वाले भी गणित के अध्यापक बन सकते हैं, आप उसमें भी जो है ये डाल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी दी गई है। अब चलिए चर्चा करते हैं कि अगर जो मुझे विज्ञान विषय का 9 से 10 का अध्यापक बनना है तो उसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, मुझे जो है वो कौन कौन से मानक हैं। तो विज्ञान विषय का अध्यापक बनने के लिए यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले आपका क्या है, स्नातक स्तर पर आपके पास क्या होना चाहिए, जंतु विज्ञान। उसके बाद जंतु विज्ञान के साथ साथ जो है आप देखेंगे वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, इनमें से ये चीज़ होनी चाहिए। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक, या तो आप इंजीनियरिंग से स्नातक हों जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, मतलब वो स्नातक इंजीनियरिंग में मतलब बीटेक में वो उस टाइप का बीटेक जिसमें जो है विज्ञान को ज़्यादा वैल्यू दी गई हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा, समझ रहे हैं, जो ये ऊपर विषय आपको दिए गए हैं इसके अलावा ये नया आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनको भी सम्मिलित किया गया है। अगर जो ये लोग किए हैं वो भी अगर जो विज्ञान का अध्यापक बनना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए चर्चा करते हैं कि मुझे अगर जो सामाजिक विषय का, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बनना है तो मेरे लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली चीज़, आप स्नातक होंगे, लेकिन स्नातक स्तर पर आपके विषय कौन से होने चाहिए। अब चाहे आप उस विषय में ऑनर्स हों और चाहे जो है वो विषय आपका सहायक विषय के रूप में हुआ हो। तो अब इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, समझ रहे हैं। ये जो 4 विषय दिए गए हैं इनमें से कोई 2 विषय, 2 विषय से आप जो है कहने का मतलब ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 विषय आपका होना चाहिए, और उसमें भी अनिवार्य रूप से आपका एक विषय इतिहास हो या भूगोल हो। ऐसा नहीं कि आपका जो है कहने का मतलब राजनीति विज्ञान हो और अर्थशास्त्र हो और एक आपने कोई दूसरा लिया हो तो पता चला आप अगर जो चाहे मैं सामाजिक विज्ञान का अध्यापक बन जाऊं तो आप नहीं बन सकते हैं। अनिवार्य रूप से इसमें बताया गया है कि ये आपका कंपल्सन है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपका कम्बिनेशन में एक होना चाहिए। उसके बाद
एक निर्देशन आपको और दिया गया है कि प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। जिन्होंने एंशियंट हिस्ट्री ली हो, तो एंशियंट हिस्ट्री वालों को भी हिस्ट्री में ही काउंट किया जाएगा, वो खुद को वंचित न समझें। कहने का मतलब एंशियंट हिस्ट्री वाले भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उनको इतिहास में व्यक्तिगत कुछ विशेष इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री इन सब की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब इतिहास होना चाहिए, अब वो चाहे एंशियंट हो, चाहे आपके मॉडर्न हो, चाहे मेडाइवल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अब चलिए अगली चर्चा करते हैं कि मुझे अगर जो भाषा का अध्यापक बनना है, भाषा का अध्यापक जैसे कहने का मतलब इंग्लिश का हुआ, हिंदी का हुआ, संस्कृत का हुआ, तो मुझ में क्या योग्यता होनी चाहिए। अब इसमें आप देख रहे हैं स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, कहने का मतलब या तो आप ऑनर्स हों या तो आप अनुषांगिक हों। इनमें से जो है आपका ये चाहे ऑनर्स के रूप में आपने उस विषय को पढ़ा हो, या अनुषांगिक रूप से आपने उस विषय को पढ़ा हो, दोनों में से कोई भी अगर जो आप हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। और दूसरी चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भाषा के लिए किसी भी विषय का कम्बिनेशन नहीं दिया गया है। जैसे हिंदी के साथ कभी कभी संस्कृत रखा जाता है कि अगर जो ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी है तो संस्कृत अनिवार्य रूप से मानी जाती है, कि अगर जो आपको हिंदी का अध्यापक बनना है तो हिंदी के साथ साथ ग्रेजुएशन में आपकी संस्कृत भी होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं इस टाइप की यहाँ पे भाषा के अध्यापक के लिए कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी चीज़ स्पष्टीकरण में क्या आपका दिखा गया है। अब जैसे शिक्षण प्रशिक्षण, कहने का मतलब बीएड की योग्यता से संबंधित, मतलब आपका जो जहाँ से आपने किया है वो एनसीटीई से उसका अफिलिएशन होना चाहिए। अगर जो ऐसी कोई स्थिति बनती है या उसके जो है जांच पड़ताल पे कोई स्थिति बनती है कि आपकी डिग्री सही है कि सही नहीं है, तो वो कौन वेरीफाई करेगा, वो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसी के तहत जो है आपको मानना पड़ेगा। अब देखिए, अब अगला हम पढ़ते हैं कि सेकंड पेपर की योग्यता क्या है। पहली चीज़ हम चर्चा करेंगे कि सेकंड पेपर में कितने विषय हैं, मतलब किन किन विषयों के अध्यापक आप बन सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी अर्हता पर चर्चा करेंगे कि क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए विषय के रूप में। और ये उच्च माध्यमिक का मतलब हो गया आपका 11 से 12। इसके अगर जो आप मास्टर बनना चाहते हैं तो इसमें आपके कौन कौन विषय दिए गए हैं, प्लस आपके जो है परास्नातक में आपको जो है कौन कौन सा जो है विषय होना चाहिए, कैसा कम्बिनेशन होना चाहिए, इस पर हम टोटल चर्चा करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं आपके पास हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत है, गणित है, भौतिक है, विज्ञान है, आपका रसायन विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं वाणिज्य है, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस के बाद आप देखेंगे कृषि है। कृषि के बाद आप देख रहे हैं कि संगीत। ये आपका जो है इतने विषय से आप जो है 11-12 के अध्यापक बन सकते हैं। अब चलिए 11 से 12 अध्यापक बनने के लिए विषयों की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली चीज़ आपको जो है किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब आप उससे पीजी हों, आप एमए हों, ठीक। फिर उसके प्लस साथ साथ बीएड। ऐसा नहीं कि जो है कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में ये देखा गया है कि सिर्फ आप परास्नातक हों, आप 11-12 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप परास्नातक के साथ साथ बीएड की डिग्री का होना नितांत आवश्यक है, समझ रहे हैं। और उसके पहले जो 45% वाला नियम था, वो 45% वाला नियम यहाँ पे भी आपका लागू है कि ये बीएड करने में अगर जो आपने जो है 13/11/2002 इस अधिसूचना के अंतर्गत, मतलब इस नियम के अंतर्गत आप आके अगर जो आपने बीएड किया होगा 45% पे, तो आप भी एलिजिबल हैं। और विषयों के बाद यहाँ पे भी बताया गया है कि अगर जो आपकी जो बीएड डिग्री है उससे संबंधित कोई विवाद होता है तो वो उसका वेरिफिकेशन कहाँ से होगा, उसको सर्टिफाई कौन करेगा, तो एनसीटीई करेगी। यही आपका जो है कहने का मतलब यहाँ पे है। अब चलिए पाठ्यक्रम पे चर्चा करते हैं कि पेपर सेकंड का आपका पाठ्यक्रम कैसा रहेगा। कहने का मतलब उसमें आपके परीक्षा में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, फिर उसके बाद पेपर सेकंड के बारे में बताया। जैसे पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट जो आपका माध्यमिक है उसके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। जैसे आपने जैसे मान लो आपने हिंदी विषय चूज़ किया पेपर फर्स्ट के लिए, अब उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको कहाँ से पढ़ना है।
तो उसके लिए देखिए विज्ञापन में ही लिखा है कि ये आपका दिया है, माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पर पेपर। समझ रहे हैं? ये आपको क्या करना है, अगर जो आपको तैयारी करनी है, जैसे मान लीजिए मुझे इंग्लिश का अध्यापक बनना है 9 से 10 वाला, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो बिहार में राज्य के, कहने का मतलब राज्य का मतलब बिहार के जो जितने भी विश्वविद्यालय हों स्टेट वाले, उनकी सबको मुझे सिलेबस ले लेना है। सिलेबस में मुझे ये देखना है कि वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे कौन कौन से प्ले चल रहे हैं, वहाँ पे अगर जो हिंदी का है तो वहाँ पे कौन कौन से कवि चल रहे हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं चल रही हैं, तो उनको मुझे पढ़ना है। उन पे अगर जो आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। पेपर सेकंड, कहने का मतलब मुझे अगर जो 11-12 का अध्यापक बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसमें भी ये देख रहे हैं कि राज्य स्तर के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम। समझ रहे हैं? इसमें भी कहने का मतलब भले ही आप पीजीटी के अध्यापक बनने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें देख रहे हैं क्या, स्नातक। इसमें भी आपका स्नातक स्तर तक का ही मांगा है, लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ ज़रूरी क्या है कि वो सिलेबस किसका रहेगा, प्रतिष्ठा वाले का रहेगा, कहने का मतलब ऑनर्स वाले का रहेगा। अगर जो आप पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं एस्टेट निकालने के लिए, तो आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको पढ़ना है बिहार में आपको जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हों स्टेट वाले, उनका आप सिलेबस निकालिए। और सिलेबस कौन सा सिलेबस, जो ऑनर्स वाले सिलेबस हों, जैसे इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, समझ रहे हैं, ऑनर्स वाले निकाल के पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनर्स वाले विषयों को पढ़ें। अब चलिए प्रश्न पत्र आपका कैसा आएगा उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो प्रश्न पत्र में आपने देखा कि प्रश्न पत्र में जो आपके प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे 100 अंक होगा आपके विषय से, 50 अंक आपका होगा ये शिक्षण कला से होगा, कहने का मतलब टीचिंग टेक्निक पर आपका होगा, और अन्य दक्षताओं पर, जैसे हिंदी की दक्षता आपकी नापी जाएगी, थोड़ी जनरल इंग्लिश आपकी नापी जाएगी, आपकी गणित आ सकती है, सामान्य ज्ञान आ सकता है आपका। तो 50 क्वेश्चन जो होंगे ये सब्जेक्ट के इतर होंगे और 100 आपके पूरे सब्जेक्ट पर होंगे। समझ रहे हैं? ये टोटल आपके 150 के होंगे। और बाकी के जो आपकी अर्हता हैं, जिसे भारत का नागरिक हैं, ये सब तो खैर सेकेंडरी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट, इसमें 2024 वाले में जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। कहने का मतलब अगर जो आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं या आप दिव्यांग हैं, तो आपको 5% की छूट और दी जाएगी। कहने का मतलब, और वो 5% की छूट आपको किस में दी जाएगी, शैक्षणिक और प्रशिक्षणिक योग्यता में। जैसे ऊपर अभी पता चला 50%, तो मान लीजिए जैसे आपने बीएड 2012 का जो 2002 का जो नियम बना था उसके बाद आपने किया, तो मतलब आपको बीएड आपका 50% ग्रेजुएशन में रहा होगा तभी आपने किया होगा, तो इसमें भी आपको 5% की छूट मिल जाएगी। जैसे आप मान लीजिए एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या दिव्यांगजन हैं, तो इसमें आपको 5% की और छूट मिलेगी। या आप प्रशिक्षण में भी 50% मांगा अगर जो गया है, तो प्रशिक्षण के अंग में मतलब बीएड में, उसमें भी 5% की आपको छूट दी जाएगी। उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि आपकी इस फॉर्म भरने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका 21 वर्ष है। 21 वर्ष से आपको छोटा नहीं होना। 21 वर्ष से अगर जो आप छोटे हैं तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और वो डेट का आकलन कब से होगा, डेट का आकलन आपका नीचे या जो आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग टू है। जैसे ये जनरल क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है। अब जैसे यहाँ आप देखिए, अगर जो आप अनारक्षित पुरुष हैं तो 37 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, 37 वर्ष मैक्सिमम एज है। अनारक्षित महिला हैं तो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। देखिए महिलाओं को और छूट दी गई है। पिछड़ा वर्ग का चाहे पुरुष हो और चाहे महिला है, ये उसको जो है
40 वर्ष तक वो भर सकता है। अति पिछड़ा वर्ग है, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो भी 40 वर्ष तक डाल सकती है। अनुसूचित जाति, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये 42 वर्ष तक ये लोग डाल सकते हैं। अनुसूचित जनजात, ये चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये 42 वर्ष तक ये डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ और ध्यान देना होगा, ये सब जितने भी नियम आपको बताए गए हैं, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये आपके जो है कहने का मतलब जो स्टेट के ही हैं, जो स्पेशली बिहार के हैं, इसका लाभ उन्हीं को सिर्फ मिलेगा। जो अदर स्टेट के हैं, जैसे मान लीजिए यूपी का कोई है, या समझिए कि जो है उत्तरांचल का है, या एमपी के हैं, तो उनको जो है किस में फ़ाइट करना पड़ेगा, उनको इसी अनारक्षित पुरुष वाले में फ़ाइट करना पड़ेगा। कहने का मतलब चाहे अदर स्टेट की चाहे महिला हो, अदर स्टेट के चाहे पुरुष हो, अगर जो 37 से ज़्यादा उनकी एज हो गई तो ये इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। अब उम्र की सीमा में क्या क्या छूट मिली है, तो उम्र की सीमा में आप देख रहे हैं जैसे दिव्यांगजन है, तो दिव्यांगजन में उनकी उम्र की सीमा में 10 वर्ष की उनकी छूट मिली है। दूसरी आपकी क्या है, कहने का मतलब जैसे आप भूतपूर्व सैनिक हों या और कुछ हों, तो उसमें आपको 3 वर्ष की और जो है कहने का मतलब छूट दी जाएगी। या अगर जो आप आर्मी से रिटायर हों, जैसे मान लीजिए बहुत लोग रिटायरमेंट आते हैं, तो रिटायरमेंट, अब जब आदमी इंसान आता है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में रिटायर करने की अलग अलग एज होती है, तो अगर जो वो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बशर्ते उनकी एज 57 साल से ज़्यादा की ना हो, 57 से कम की ही उनकी एज होनी चाहिए। अब चलिए चर्चा करते हैं उत्तीर्ण अंक पर कि कितना नंबर अगर जो आपका आएगा, जैसे 150 टोटल होगा, तो 150 में आपको कितना लाना पड़ेगा, तब आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो उसमें आपको ये बताया गया है कि अगर जो कोई सामान्य वर्ग से है, तो सामान्य वर्ग के लिए 50% अंक आपको लाना जरूरी है, 50%। पिछड़ा वर्ग है तो इसको 45.5% लाने की ज़रूरत है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो इसको 42%, 42.5% लाने की ज़रूरत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको 40% अंक लाने की ज़रूरत है इस परीक्षा को पास करने के लिए। दिव्यांगजन हैं, इनको 40% की ज़रूरत है। महिला हैं, इनको आपके 40% की ज़रूरत है। लेकिन मैं दोबारा फिर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप अगर जो अदर स्टेट से हैं तो यही वाला नियम आपके ऊपर लागू होगा। आप नीचे वाले नियम का किसी का फ़ायदा आप नहीं ले सकते हैं। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि अगर जो आप पास हो जाते हैं तो ये आपको प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। और वो प्रमाण पत्र, जैसे मान लीजिए आपने एस्टेट निकाला, तो एस्टेट कब तक एलिजिबल रहेगा, तो वो एस्टेट आपका जो है कहने का मतलब जीवन पर्यंत, कहने का मतलब वो लाइफ टाइम एलिजिबल रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 5 साल के बाद वो जो है एक्सपायर कर गया, फिर से आपको एस्टेट भरने की ज़रूरत है। एक बार आप निकाल लिए हैं तो आप दोबारा इसको नहीं भी भर सकते हैं, और चाहे तो आप भर भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भर सकते हैं, उसी के आधार पर आप जो है डाल सकते हैं। और ये नहीं कि इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार निकाल लिया तो आपको फिर दोबारा से निकालने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। अब चलिए शुल्क पर चर्चा करते हैं कि किसकी कितनी शुल्क है, किसको कितना जो है फॉर्म भरने के लिए पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे EWS वाले हों, या पिछड़ा वर्ग हो, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, अगर जो उनको फर्स्ट पेपर डालना है, कहने का मतलब फर्स्ट पेपर के लिए 960 रुपये देने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर जो वो फर्स्ट पेपर भी देते हैं और सेकंड पेपर भी देते हैं, जैसे ओनली फर्स्ट पेपर 960 रुपये, ओनली सेकंड पेपर 960 रुपये, लेकिन दोनों को मिला के आप देते हैं तो आपको 1440 रुपये देने पड़ेंगे। दोनों, फर्स्ट भी आप डाल रहे हैं, सेकंड पेपर भी डाल रहे हैं, तो आपको 1440 रुपये देने पड़ेंगे। अब अगर जो आप अनुसूचित जात से हैं, अनुसूचित जनजात से हैं, आप दिव्यांगजन हैं, एक पेपर डालना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट या सेकंड, तो आपको 760 रुपये देने की ज़रूरत पड़ेगी। या दोनों अगर जो एक साथ आप डालते हैं तो आपको 1140 रुपये देने की ज़रूरत पड़ेगी। जो परीक्षा होगी वो परीक्षा आपकी कंप्यूटर बेस्ड होगी, उसमें आपको आपका नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन वाला रूल अपनाया जाएगा। अब आपका पॉइंट नंबर 11 में आपको क्या बताए हैं, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो प्रवेश परीक्षा आपकी होगी, इसमें जो है 150 मिनट, आप देख रहे हैं 150 मिनट, आप इसको कहिए चाहे 2.5 घंटा कहिए, इतना आपको समय दिया जाएगा 150 क्वेश्चन करने के लिए। 150 मिनट मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा।
फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये परीक्षा आपकी, कहने का मतलब कि जो ये परीक्षा आप देंगे इसका फॉर्म जब भरेंगे तो फॉर्म का जो है जमा करने की तिथि क्या है, कहने का मतलब कब से कब तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे होता है ना, आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराते हैं फिर फीस सबमिशन करते हैं फॉर्म के लिए, तो ये फीस सबमिशन करने की जो है शुरुआत कब से होगी, तो 14, 12, 20, 23 से आपकी शुरुआत हो जाएगी। समझ रहे हैं। और ये इंड कब से होगा, तो 2/1/2024 ये आपका जो है इस डेट में ये लास्ट डेट है। इस लास्ट डेट में आपको जो है ये आपकी लास्ट डेट है। यहाँ तक आपको जो है अगर जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके पहले पहले ही आप इसमें जो है फॉर्म भर दीजिए। अब आपको यहाँ बहुत ही ये जो है कहने का मतलब सेंसिटिव पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप आवेदन करने जाएं तो आवेदन करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर ऐसा हो कि आप उसको चेंज न करें। क्योंकि जब आप प्रवेश पत्र निकालने जाते हैं, बाय द वे मान लीजिए परीक्षा लंबा टलती है, तो प्रवेश पत्र जब आप निकालने जाएंगे तो फिर उसे उसी नंबर पे आपकी ओटीपी आनी है, तो आपको ऐसे नंबर पे ऐसा नंबर वहाँ पे फॉर्म भरते समय फीड करना है जिसको आप परमानेंट रखते हो। तो ये दो चीज़ आप तैयार रखिएगा, कौन सा, ईमेल आईडी और उसके बाद मोबाइल नंबर। इसी मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी जब आप दोबारा से उसमें फॉर्म में फिलअप करेंगे तभी आपका फॉर्म आगे प्रोसीड करेगा। तो ये दो चीज़ों का आपके पास होना नितांत आवश्यक है। और ये जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है ये आपकी 3 चरणों में पूरा होगा। देख रहे हैं, ये आपके जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है 3 चरणों में पूरा होगा। पहला चरण आपको पंजीकरण करना पड़ेगा, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद पूरा आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरी डिटेल उठेल, जैसे हाई स्कूल में आपके कितने मार्क्स हैं, कितना आपने किया है इंटर का, फिर ऐसे पूरा सारी डिटेल आप भरेंगे। फिर उसके बाद आप फीस सबमिशन करेंगे। ये आपके 3 चरण हो गए, ठीक। और पंजीकरण में ही आपको जो है ये आपका जो कहने मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो उस पर जो है आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। और दूसरी चीज़, वही मोबाइल नंबर आपका यूज़र आईडी बन जाएगा। जैसे वही मोबाइल नंबर आपका यूज़र आईडी बन जाएगा, अगर जो फॉर्म आप दोबारा ओपन करना अपना चाहते हैं तो वही जो है आपका ईमेल और यूज़र आईडी वही आपको देना पड़ेगा जो आपने उसमें वहाँ पे फीड किया है। और यूज़र आईडी बनेगा क्या, तो यूज़र आईडी वही पंजीकृत मोबाइल नंबर आपका बनेगा। ये देखिए यहाँ पे आपका पहले से ये सब सारी चीज़ें दे दी गई हैं। फिर उसके बाद आपको फॉर्म भर देना है, और फॉर्म भर देने में ही आपको क्या ध्यान देना है, जो फ़ोटो आप करेंगे वो आपकी जो फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वो रंगीन होगी, उस पर आप हस्ताक्षर करेंगे। जैसे अमूमन ये तो सब सारे लोग जानते होंगे, फ़ोटो ऐसे रहता है, फिर उसके नीचे आप एक हस्ताक्षर करके यहीं चिपका देते हैं, फिर दोबारा से फ़ोटो क्लिक करके तब आप उसको आप अपलोड कर देते हैं। अब यहाँ देखिए फ़ोटो आपकी 20 KB से जो है 20 KB से, कहने का मतलब इसकी साइज इससे आपका कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका ये 100 KB होना चाहिए। कहने का मतलब 20 KB से लेकर के और 100 KB के बीच के आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। समझ रहे हैं। फ़ोटो का जो है कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई ये आपकी देखिए दे दी गई है। और जो आप रंगीन फ़ोटो लगाएंगे वो रिसेंट का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 1-2 साल का आपका चल जाएगा। इससे पुराना मतलब कहने का मतलब ऐसा ना हो कि पुराने में आपका कुछ चेहरा, जैसे चेहरा समय के अकॉर्डिंग तो परिवर्तन भी होता है, तो आपको रिसेंट का फ़ोटो लगाएंगे तो आपके लिए ही आराम रहेगा। और बैकग्राउंड जो आपका है, बैकग्राउंड फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होता है वो आपका सफ़ेद होगा या किसी हल्के रंग का होना चाहिए, वो डार्क नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। और फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफ आप आएंगे, आपकी आंखें और चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, ये नहीं कि आप मुंह में मास्क लगाए रहो, आंखों में आप चश्मा लगाए रहिए, ये सब कुछ नहीं। आंखें और जो है ये सब चेहरा का बिल्कुल उसमें साफ दिखना चाहिए। और फोटो खिंचवाने में देखिए, अगर जो आपने टोपी पहनी है, सर पे टोपी आपने लगा रखा है, काला चश्मा लगा रखा है, भले आप अपलोड कर देंगे, फॉर्म आपका सबमिट नहीं होना है। और उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आप परीक्षा का शुल्क जो है अपना वो दे देंगे, परीक्षा शुल्क आप जमा कर देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये वाला है, इसमें क्या है आपको कि जो आपके पास प्रमाण पत्र हैं वो 10 के हैं, वो आपके 12 के हैं, स्नातक के हैं, इनका सबका क्या करेंगे, आप सबका जो है फोटो स्टेट लेकर के आपको स्व प्रमाणित करना है। और वो स्व प्रमाणित करने के बाद, सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद स्कैन करके ये चीज़ सारी अपलोड होगी। तो कहने का मतलब जब भी आप फॉर्म भरने जाइएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार कर रखेंगे। ऐसा नहीं
कि सिर्फ जब आप फॉर्म भरने जाएं तो पता चला सिर्फ आप अपना डिटेल लेकर के ही जाएं, आप जो है ओरिजिनल कॉपी या उसकी हार्ड कॉपी आप लेके न जाएं। तो अगर जो आप नहीं लेके जाएंगे तो वहाँ अपलोड आपको करने के लिए किया जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो पहले से ही आप तैयार रहिएगा, फॉर्म में आपको अपलोड करना है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय आपके पास होने चाहिए। और वो ऐसे नहीं, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स को स्वप्रमाणित करेंगे, उस पर स्वप्रमाणित लिखा होना चाहिए। और महिलाओं के लिए एक पॉइंट है, जैसे महिलाएं विवाहित हैं तो विवाह की स्थिति में उनके हस्बैंड का जो है वो प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, वो चाहे जाति प्रमाण पत्र हो या जो भी प्रमाण पत्र हो वो उनके पिताजी का माना जाएगा। चाहे आप आय प्रमाण पत्र जो भी कराते हैं तो हस्बैंड का नहीं, वो उनके पिता का माना जाएगा। अब इसमें ये आपको बताया गया है कि जब आप, कहने का मतलब फॉर्म भर रहे हों तो वहाँ फॉर्म भरने के बाद लास्ट में एक व्यू का ऑप्शन आता है, तो व्यू में आप सारी चीज़ें एक बार देख लीजिएगा, तब लास्ट में आप उसको सेव करिएगा। नहीं आप सेव कर देंगे एक बार गलत सही चीज़ें तो वही चीज़ आपके प्रवेश पत्र पर भी छपकर चली आएगी, और जब प्रवेश पत्र पर छपकर वो चीज़ चली आएगी तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं करवा सकते हैं। ये चीज़ अभी यहाँ पे अंकन कर दिया गया है। तो जब भी आप फॉर्म भरने जाइए, रजिस्ट्रेशन करने जाइए, तो जो भी आपको एंट्री करनी है वो आप अच्छे से बिल्कुल देख समझ के ठंडे दिमाग से आपको करना है। अदरवाइज अगर जो वहाँ आप गलत फीडिंग कर देते हैं स्पेलिंग में, नाम की अगर जो आप गलत जो स्पेलिंग भरते हैं तो फिर लास्ट में वो आपको परेशान बहुत कर देगा। और ये आपका फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा, ऑफलाइन की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। और अगर जो आपने एक से अधिक फॉर्म भरा है, एक से अधिक आपने आवेदन किया है तो आपका जो है आवेदन निरस्त हो जाएगा। लास्ट वाला अगर जो एक से अधिक, जैसे मान लीजिए एक आप भर रहे हैं उसमें आपको कोई रजिस्ट्रेशन आपने किया, पता चला आपने एंट्री की, आपसे गलती से सेव हो गया तो अब दोबारा आप फॉर्म भर देते हैं, तो ये इस सिचुएशन से बचिएगा। तो अगर जो दोबारा जब आप फॉर्म भरते हैं तो पहले वाले को निरस्त कर दिया जाता है और बाद वाले को रखता है। ये सामान्य सी जानकारी है, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, लेकिन व्यवहारिक पहलू यही होता है। रिसेंट वाले को मान लेते हैं, पहले वाले को छोड़ देते हैं, पहले वाले को रद्द आपका कर देते हैं। तो इसलिए जो भी आप फिलिंग करिए डॉक्यूमेंट्स की, बहुत ही सोच समझकर बहुत ही ध्यान से आपको करना है, क्योंकि परीक्षा पास होने के बाद अगर जो कोई उसमें जो है मिस्टेक रहती है तो आप उसको करेक्ट नहीं करवा सकते हैं, फिर आपको उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 20 पर आप देख रहे हैं कि एक घोषणा पत्र आपसे भरवाया जाएगा। तो घोषणा पत्र पे जो आप साइन करेंगे तो वहाँ साइन कैपिटल लेटर में आपको नहीं करना है, ये चीज़ आपको वर्जित है। आपको स्मॉल लेटर में ही अपनी साइन करनी है, ये नहीं कि सारे उसके जो जितने भी लेटर्स हैं सब आप कैपिटल करते चले जाइए। दूसरी चीज़, आवेदन भरने के बाद बोर्ड वालों का एक निर्देश है कि आप उसकी हार्ड कॉपी रखिए अपने जो है इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी जानकारी के लिए, इन फ्यूचर हो सकता है इसका यूज भी पड़े। दूसरी चीज़ आपको जो है इन्होंने बताया है पॉइंट वाइज में कि अगर जो आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो ये देखिए हेल्पलाइन के लिए आपके पास 2 मोबाइल नंबर हैं। इन मोबाइल नंबरों पर आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़, या अगर जो और आपको कोई दिक्कत है तो देखिए एक ईमेल आईडी दिया गया है, तो इस पे आप मेल भी कर सकते हैं, आपको रिस्पांस मिलेगा। और दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और निर्देशित किया गया है कि बीच बीच में जो ये वेबसाइट दी गई है, ये सरकारी वेबसाइट है, आप इसको खोल खोल के देखते रहेंगे, आप इसको चेक करते रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बोर्ड वालों ने कोई नोटिफिकेशन दिया है और हम उस पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वो हम लोगों की फ़ाल्ट मानी जाएगी। तो इसलिए ये जो वेबसाइट उन्होंने दी है, आप इसको बीच बीच में खोल खोल के आपको इसको 10-5 दिन पे देखते रहना है। और ऊपर वो चीज़ जो हमने आपको बताई थी कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जब आप फॉर्म भर रहे हो, तो एक एक एंट्री, एक एक स्पेलिंग, एक एक डिजिट सब आपको बहुत अच्छे से चेक कर करके भरना है। क्योंकि अगर जो आप इसको लापरवाही से भरते हैं तो यही सारी चीज़ आपके प्रवेश पत्र पर छप कर चली आएगी। जब आपको एडमिट कार्ड मिलना होगा, जब आप परीक्षा देने जाएंगे उससे पहले आप एडमिट कार्ड निकालते हैं तो एडमिट कार्ड पे भी गलत एंट्री हो जाएगी, और उस समय इसमें स्पष्ट लिखा है कि तब आपका संशोधन नहीं किया जाएगा। और सोचो आप कि अगर जो आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप सिर्फ अपनी मैनुअल मिस्टेक के कारण बाहर हो रहे हो, आपका कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो सोचो कितने दुख की बात होगी, आपको कितना दुख होगा। तो इसलिए फॉर्म भरते समय एकदम सजग होकर आपको फॉर्म भरना है। और यहाँ आपको बताया है कि अगर जो कोई भी त्रुटि करते हैं, अपूर्ण तरीके से आप फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। बोर्ड को ये पूरा पावर है कि वो जब चाहे तब आपका फॉर्म अस्वीकृत कर दे, अगर जो आपने उसको पूर्ण तरीके से नहीं भरा है।
तो ये आपका जो पॉइंट नंबर 27 है, पॉइंट नंबर 28 है, पॉइंट नंबर 29 है और पॉइंट नंबर जो आपका 30 है, ये आपको यही आगाह करता है कि आपको फॉर्म जो भी एंट्री करनी है बहुत ध्यान से करनी है। अदरवाइज़ कोई अगर जो गलत चीज़ आप भर के सेव कर देते हैं प्रवेश पत्र पे, वो छप के आ जाती है, तो उसका कोई करेक्शन नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखने के लिए थैंक्स। और अगर जो चैनल आपको अच्छा लगा होगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत पड़ती है। और ये जो जितनी भी जानकारी हमने आपको दी है, ये जानकारी हमने बहुत ही गहन अध्ययन करने के बारे जो है बाद ही आपको प्रोवाइड कराया है, तो इसमें काफ़ी मेहनत पड़ता, इसमें मेहनत लगती है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जो इच्छुक लोग होंगे आप इनको रिकमेंड कर दीजिएगा। थैंक्स।